दोस्तों, दिल्ली के चावड़ी बाजार में रहने वाले दीपक मल्होत्रा की जिंदगी किसी चलती हुई मशीन की तरह थी। उनके पिता की वहां हार्डवेयर और प्लास्टिक की एक दुकान थी और दीपक पिछले 10 सालों से बिना एक भी दिन की छुट्टी लिए सुबह से शाम तक बस उसी दुकान पर अपनी जवानी खपा रहे थे। 30 साल की उम्र पार हो चुकी थी, लेकिन जिंदगी में काम के अलावा और कुछ नहीं था। पिता का अनुशासन इतना सख्त था कि दीपक का कोई दोस्त तक नहीं बन पाया था और जीवन के कुछ ऐसे कड़वे मोड़ आए थे जिनकी वजह से उनकी शादी भी नहीं हो पाई थी। एक तरफ पैसे कमाने की अंधी दौड़ थी, तो दूसरी तरफ भीतर ही भीतर एक गहरा अकेलापन और दर्द था। एक दिन जब दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी और रोज रोज के उस घुटते हुए माहौल से दीपक का दम घुटने लगा, तो अचानक उनके भीतर का इंसान जाग उठा। उन्होंने खुद से कहा, यार, जीवन में सिर्फ पैसे कमाना और काम करना ही सब कुछ नहीं है। कुछ वक्त अपने लिए भी निकालना चाहिए। इस जिंदगी से थोड़ा दूर कहीं अकेले पहाड़ों की वादियों में घूम कर आना चाहिए। बस फिर क्या था, उन्होंने तुरंत शिमला जाने का पक्का प्लान बना लिया। उन्होंने अपने मोबाइल पर शिमला के होटल्स और स्टे तलाशने शुरू किए। ऑनलाइन सर्च करते करते उनकी नजर शिमला के मुख्य बाजार से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ की ऊंचाई पर बने एक बेहद खूबसूरत और बिल्कुल अलग थलग घर पर पड़ी। वो एक छोटा सा प्यारा सा घर था जिसे होम स्टे के रूप में पर्यटकों के लिए बुक किया जा रहा था। दीपक को वो जगह पहली ही नजर में इतनी पसंद आई कि उन्होंने बिना किसी सोचे समझे तुरंत ऑनलाइन ही उस घर को बुक कर लिया। इसके बाद वो दिल्ली से बस पकड़कर सीधे शिमला के लिए रवाना हो गए। शिमला पहुंचने के बाद उस घर को ढूंढना इतना आसान नहीं था। मुख्य बाजार और भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों की पगडंडियों पर चढ़ते हुए आखिरकार दीपक उस अनोखे घर के सामने पहुंच ही गए। उन्होंने जैसे ही बाहर का दरवाजा खटखटाया, अंदर से लगभग 27-28 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर निकली। उसका नाम सुगंधा था। सामने अचानक दीपक को खड़े देखकर सुगंधा पूरी तरह से चौंक गई और हड़बड़ा सी गई। असल बात यह थी कि सुगंधा ने ऑनलाइन होमस्टे की बुकिंग शुरू तो कर दी थी, लेकिन अभी उसके घर के पिछले हिस्से में एक स्टोर रूम और किचन बनवाने का काम चल रहा था। घर में मेहमानों के ठहरने के लिए केवल एक ही कमरा था, जिसे उसने किराए पर दे रखा था। दिक्कत यह थी कि उस एक कमरे में ठहरने वाले पर्यटकों के लिए गीजर या हीटर जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, जो कि शिमला की इस कड़ाके की ठंड में बहुत जरूरी होती है। पहले जो भी गेस्ट वहां आते थे, वे सुविधाओं की कमी के कारण या तो शिकायत करते थे या फिर ऑनलाइन बहुत खराब रेटिंग दे जाते थे, जिससे सुगंधा बहुत परेशान रहती थी। सुगंधा ने दीपक को देखते ही साफ इनकार कर दिया और बोली, देखिए, ये बुकिंग गलती से हो गई है। अभी मैं आपको ये कमरा नहीं दे सकती, क्योंकि यहां आपको बहुत ज्यादा असुविधा होगी। मैं आपकी भलाई के लिए ही कह रही हूं कि आप यहां मत रुकिए। लेकिन दीपक भी अपनी जिद पर अड़ गए। उन्होंने कहा, अरे भाई, ऐसी क्या बात कर रही हो? मैंने इतनी दूर से आकर इस घर को देखा है, मन में एक उम्मीद लेकर आया हूं, और अब तुम अचानक मना कर रही हो। क्यों मना कर रही हो भाई? और अगर कोई दिक्कत है तो उसका भी कोई हल होगा। इसका किराया क्या है? सुगंधा ने झिझकते हुए बताया कि कमरे का किराया 2,000 रुपए और खाने का 1,000 रुपए, यानी कुल 3,000 रुपए रोजाना का चार्ज है। खाना वगैरह सब कुछ सुगंधा खुद अपने हाथों से बनाकर देती है। होम स्टे का नियम ही यही होता है। दीपक ने तुरंत कहा, देखो, मैं यहां से वापस जाने वाला नहीं हूं। अगर तुम्हें कोई परेशानी है या पैसे कम लग रहे हैं, तो मैं तुम्हें 3,000 के बजाय 4,000 रुपए देने को तैयार हूं। बस मुझे यही रुकना है। उस वक्त सुगंधा की आर्थिक स्थिति सचमुच बहुत ज्यादा खराब थी। उसे अपने अधूरे पड़े स्टोर रूम और किचन के काम को पूरा करने के लिए पैसों की बेहद सख्त जरूरत थी। सिर्फ 10,000 रुपयों की कमी की वजह से उसका वो जरूरी काम बीच में ही अटका हुआ था। जब उसने देखा कि ये आदमी हर तरह की तकलीफ उठाने को तैयार है और ऊपर से पैसे भी ज्यादा दे रहा है,
तो उसने बहुत सोच विचार करने के बाद आखिरकार हामी भर दी। उसने चेतावनी देते हुए कहा, ठीक है, मैं आपको कमरा दे देती हूं, लेकिन बाद में किसी भी तरह की असुविधा होने पर आप शिकायत नहीं करेंगे। दीपक ने तुरंत हामी भर दी और कहा, अरे, मैं बिल्कुल शिकायत नहीं करूंगा, बस मुझे 3 दिन के लिए यही रहने दो। इसके बाद सुगंधा ने उन्हें कमरा दिखाया। कमरे का दरवाजा खुला तो अंदर एक अच्छा खासा बेड था, जिस पर साफ सुथरे गद्दे और चद्दर पड़े थे। बगल में एक छोटा फ्रिज रखा था और कोने में एक अलमारी थी। दीपक ने चारों तरफ नजर घुमाकर कहा, अरे, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ये तुम्हारा कोई पर्सनल कमरा हो। इसमें तो तुम्हारे बहुत सारे निजी सामान रखे हैं। सुगंधा ने सफाई देते हुए कहा, अगर आपको इनमें से कोई भी सामान फालतू या रास्ते का रोड़ा लगे तो आप बताइए, मैं इसे यहां से हटा देती हूं। दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, मुझे सिर्फ सोने के लिए ये बेड चाहिए, बाकी सामान से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अकेला इंसान हूं, दिन भर बाहर घूमूंगा और रात को आकर सो जाऊंगा। मुझे किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सुगंधा ने उन्हें उनके खान पान के बारे में बताया कि वो रोज सुबह शाम चाय, नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर अपनी तरफ से देंगी, लेकिन अगर इसके अलावा उनकी कोई खास डिमांड होगी तो उसका अलग से चार्ज लिया जाएगा। दीपक ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि इतना सब कुछ मेरे लिए बहुत है। थोड़ी देर बाद सुगंधा उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर ले आई। दीपक ने आराम से बैठकर चाय की चुस्कियां ली। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और बाहर बर्फीली हवाओं के साथ कड़ाके की ठंड बढ़ने लगी। कमरे में हीटर की कोई व्यवस्था न होने के कारण दीपक को बहुत तेज ठंड लगने लगी। उन्होंने पूछा कि क्या हाथ सेंकने के लिए यहां कुछ है। सुगंधा तुरंत बाहर से एक अंगीठी उठाकर ले आई और उनके कमरे में रख दी। कमरे का तापमान इतना गिर चुका था कि वहां खड़ी सुगंधा खुद भी ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। दीपक ने जब यह देखा तो कहा, अरे, बाहर इतनी ठंड है, तुम भी यहीं पास में बैठकर अपना हाथ पैर सेक लो, आखिर घर तो तुम्हारा ही है। सुगंधा थोड़ा झिझकी, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि वो भी वही पास में बैठकर अपने हाथ पैर सेंकने लगी। आग की हल्की रोशनी में दीपक ने जब गौर से देखा तो सुगंधा के हाथ पैर बर्फ जैसे गोरे और नाजुक थे। जब दीपक की नजरें लगातार उसके चेहरे पर पड़ी तो सुगंधा ने तुरंत भांप लिया कि वो उसे लगातार निहार रहे हैं। उसने थोड़ा असहज होकर पूछा, आपको कुछ चाहिए क्या? दीपक ने संभलते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं। जब वो जाने लगी तो दीपक ने फिर प्यार से रोका और कहा, अरे सुनो, कहाँ जा रही हो? आराम से हाथ सेक लो, इतनी जल्दी क्या है? कुछ देर हाथ सेंकने के बाद सुगंधा ने पूछा कि रात के खाने में वो क्या लेंगे। दीपक ने कहा, जो तुम्हारी मर्जी हो, जो यहां का पारंपरिक खाना हो, वही बना के खिला दो। सुगंधा ने कुछ पहाड़ी व्यंजनों के नाम गिनाए और बोली कि रात को 11 बजे तक वो खाना दे देगी, क्योंकि वो रात को 9-10 बजे तक बाहर से घूमकर लौटेंगे। दीपक ने सहमति जताई और फिर थोड़ी देर टहलने के लिए बाहर निकल गए। शिमला की उस बर्फीली रात के हसीन माहौल में वो थोड़ी देर बाजार घूमे और रात के ठीक 9 बजे वापस होम स्टे लौट आए। जैसे ही दीपक ने कमरा खोला और अंदर बैठे, सुगंधा फौरन वहां आ गई और बोली, आइए साहब, घूम कर आ गए? यहां का माहौल और बाजार कैसा लगा आपको? दीपक ने कांपते हुए हाथों से कहा, अरे मत पूछो, ठंड ने तो मेरी हालत खराब कर दी है, लेकिन यहां की वादियां और माहौल सचमुच दिल को छू लेने वाला है। जनवरी का वो महीना था जब पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछी हुई थी और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सुगंधा ने मुस्कुराते हुए कहा कि ज्यादातर पर्यटक तो गर्मियों की छुट्टियों में आते हैं, सर्दियों में आने वाले पर्यटक बहुत कम होते हैं। दीपक ने मजाक में कहा, गर्मी में तो सब आते हैं, असली मजा तो इस कड़ाके की ठंड में शिमला देखने का है। इसके बाद सुगंधा उनके लिए रात के खाने की तैयारी करने चली गई। जाने से पहले दीपक ने एक छोटी सी डिमांड रखी और कहा, सुनो, मुझे दिन भर में बार बार चाय पीने की बहुत बुरी आदत है।
अगर तुम दिन में मुझे 5-6 बार अलग से चाय बनाकर दे दिया करोगी तो बड़ी कृपा होगी। उसका जो भी एक्स्ट्रा पैसा बनेगा मैं तुम्हें दे दूंगा। सुगंधा ने सहज भाव से हंसते हुए कहा, अरे, एक कप चाय के लिए पैसे की क्या बात है, उसी बहाने मैं भी थोड़ी पी लिया करूंगी। रात के 10 बजे जब सुगंधा खाना लेकर आई तो उसकी खुशबू से पूरा कमरा महक उठा। उसने वो खाना पूरी तरह से लकड़ी के चूल्हे पर पकाया था। दीपक ने जब पहला कौर मुंह में रखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने देश विदेश के बड़े बड़े महंगे होटलों में खाना खाया था, लेकिन ऐसा 100% शुद्ध, सोंधा और स्वादिष्ट खाना उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा, कसम से मैंने दुनिया भर के बेहतरीन और महंगे होटलों में खाया है, लेकिन ऐसा जादुई स्वाद मुझे कहीं नहीं मिला। सुगंधा ने मुस्कुराते हुए गर्व से कहा, शायद आपने कभी चूल्हे की असली लकड़ी पर बना हुआ देसी खाना खाया ही नहीं होगा। दीपक खुशी से झूम उठे और बोले, बस अब मुझे लग रहा है कि मेरा शिमला आना और यहां पैसे खर्च करना पूरी तरह सफल हो गया। खाना खाने के बाद सोने की बारी आई तो सुगंधा अलमारी से एक मोटा सा कंबल निकाल कर लाई और उन्हें देते हुए बोली, कमरे में ठंड बहुत ज्यादा है, इसे कंबल से काम नहीं चलेगा, ये दूसरा भी रख लीजिए। इसके बाद उसने सुबह के नाश्ते के समय के बारे में पूछा कि वो किस वक्त उठना पसंद करेंगे। दीपक ने कहा कि वो सुबह 7 बजे उठकर 9 बजे तक निकलेंगे। सुगंधा ने कहा कि ठीक है, वो सुबह 8 बजे उनके लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार रखेगी। रात गहरी होती गई। बाहर बर्फीली हवाएं खिड़कियों से टकरा रही थी और जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई थी। दीपक उस कमरे के भीतर लिहाफ में दुबके हुए ठंड का एहसास कर रहे थे और सोच रहे थे कि इस मौसम में यहां के स्थानीय लोग कैसे अपनी जिंदगी गुजारते होंगे। अगली सुबह जब घड़ी ने सुबह के 7 बजाए तो दीपक ने अलार्म बंद किया और उठकर तरोताजा होने बाहर आए। जब वो टहलते हुए घर के पिछले हिस्से में उस जगह पहुंचे जहां सुगंधा का किचन और स्टोर रूम था, तो उन्होंने जो दृश्य देखा उसे देखकर उनका दिल दहल गया। उन्होंने देखा कि ठंड से ठिठुरते हुए मौसम में फर्श पर एक पतली सी चटाई बिछी हुई थी, जिस पर एक तकिया और एक पुराना सा कंबल रखा हुआ था। दीपक ने हैरानी से पूछा, अरे सुगंधा, यहां पर कौन सोता है? सुगंधा पहले तो थोड़ी हिचकिचाई और बात को टालने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब दीपक ने जिद करके दोबारा पूछा तो उसने धीमी आवाज में कहा, यहां मैं ही सोती हूं। दीपक का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने कहा, तुम इस खुले में, इस कड़ाके की ठंड में यहां सोती हो? कैसे मुमकिन है ये? सुगंधा ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, क्या करूं? घर में सिर्फ एक ही कमरा था जो मैंने आपको रहने के लिए दे दिया है। जब भी कोई मेहमान या पर्यटक यहां आता है तो मेरे पास सोने के लिए यही एकमात्र जगह बचती है। आदत पड़ गई है मुझे इन सब चीजों की। पैसों के लिए थोड़ा बहुत समझौता तो करना ही पड़ता है। दीपक को खुद पर बहुत गुस्सा आया कि उनके ठहरने की वजह से एक लड़की इस भयानक ठंड में बाहर सोने को मजबूर है। उन्होंने कहा, मुझे कमरे के भीतर बैठे बैठे इतनी ठंड लग रही है और तुम इस खुले में। भगवान जाने तुम्हारी रात कैसे कटी होगी। सुगंधा ने बात बदलते हुए कहा कि पानी गर्म कर दिया है, वो जाकर जल्दी से नहा ले, तब तक वो उनके लिए नाश्ता तैयार करती है। उस सुबह सुगंधा ने उनके लिए ताजे और स्वादिष्ट आलू के पराठे बनाए। नहा धोकर जब दीपक कमरे में बैठे तो सुगंधा ने फिर से अंगीठी उनके सामने लाकर रख दी। दीपक ने गर्मा-गर्म आलू के पराठे मक्खन और चटनी के साथ बड़े चाव से खाए। इसके बाद उन्होंने शिमला और उसके आसपास घूमने के लिए पहले से ही बात कर रखी एक टैक्सी बुलाई और शहर घूमने के लिए निकल पड़े। दिन भर कुफरी और शिमला की बर्फीली वादियों में घूमने के बाद जब वो शाम को वापस लौटे तो बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। जैसे ही उन्होंने कमरा खोला और अंदर बैठे, सुगंधा चाय का कप लेकर हाजिर हो गई और बोली, कहिए साहब, आज का सफर कैसा रहा? मजा आया या नहीं? दीपक ने सोफे पर बैठते हुए कहा, सफर तो बहुत ही शानदार रहा।
वादियां भी कमाल की थी, लेकिन बस एक ही बात की बड़ी कमी खल रही थी। सुगंधा ने उत्सुकता से पूछा, किस बात की कमी? दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, इतनी खूबसूरत और हसीन जगह थी, हर तरफ बर्फ की चादर थी, लेकिन मेरे साथ कोई ऐसा नहीं था जो मेरी सुंदर तस्वीरें खींच सके या मेरे साथ उन पलों को जी सके। इस बात का मुझे थोड़ा अफसोस जरूर हुआ। सुगंधा ने उन्हें ताना मारते हुए कहा, अरे भाई, अकेले आ ही क्यों थे? ऐसे हसीन नजारों में तो लोग अपनी पत्नियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आते हैं। दीपक ने तड़पते हुए कहा, अब मेरी किस्मत में ऐसा कोई है ही नहीं, तो मैं अकेले ही चला आया। सुगंधा ने मजाक में कहा, तो फिर कल से किसी लोकल गाइड को साथ रख लीजिएगा, वो आपकी ढेरों तस्वीरें खींच देगा। दीपक ने थोड़ा आगे झुककर आंखों में आंखें डालकर कहा, गाइड के साथ घूमने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर तुम कल मेरे साथ घूमने के लिए चल पड़ो, सिर्फ मेरी तस्वीरें खींचने और मेरा साथ देने के लिए, तो फिर कैसा रहेगा? यह सुनकर सुगंधा पूरी तरह चौंक गई। उसने झटके से पीछे हटते हुए कहा, अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं एक होम स्टे की मालकिन हूं, मैं आपके साथ कैसे घूम सकती हूं? और अगर मैं आपके साथ चली गई तो आपके लिए लंच और डिनर कौन बनाएगा? दीपक ने तुरंत समाधान निकाला और कहा, अरे, खाने की क्या बात है, कल हम बाहर ही किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लंच और डिनर कर लेंगे। तुम्हें किचन में इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, बस कल तुम मेरी पर्सनल गाइड बनकर मेरे साथ चलो। सुगंधा ने बहुत सोचा, उसके मन में संकोच और डर दोनों थे, लेकिन दीपक के भोलेपन और जिद के आगे उसकी एक न चली। उसने आखिरकार हामी भर दी और कहा, ठीक है, आप इतनी दूर से घूमने आए हैं और इतनी जिद कर रहे हैं, तो मैं कल आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। अगली सुबह जब अगला दिन निकला तो सुगंधा ने पारंपरिक हिमाचली सूट पहन रखा था। उस परिधान में वो इतनी अधिक सुंदर और ग्रेसफुल लग रही थी कि दीपक एकटक बस उसे ही देखते रह गए। उन्होंने मुंह से तारीफ करते हुए कहा, वाह सुगंधा, आज तो तुम इस पारंपरिक लिबास में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हो। सुगंधा ने शर्माते हुए शुक्रिया कहा और दोनों बाहर निकल पड़े। दीपक ने पहले से ही एक शानदार गाड़ी बुक कर रखी थी। पैसों के मामले में दीपक के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके पास पर्याप्त धन और संपत्ति थी, इसलिए वो दिल खोलकर हर चीज पर पैसे खर्च कर रहे थे। जैसे ही वे दोनों गाड़ी में बैठे, आगे ड्राइविंग सीट पर बैठे टैक्सी वाले ड्राइवर ने पीछे देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, साहब, बधाई हो, नई नई शादी हुई है क्या आप दोनों की? जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। सुगंधा एकदम से हड़बड़ा गई और तुरंत सफाई देते हुए बोली, अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरे पति नहीं है, ये मेरे होम स्टे के मेहमान हैं। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी और दोनों कुल्लू की तरफ रवाना हो गए। सफर के दौरान दोनों ने एक दूसरे के साथ खूब तस्वीरें खिंचवाई। दीपक ने सुगंधा की ढेरों खूबसूरत तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। रास्ते में बातों बातों में दीपक ने पूछा कि वो आखिर इस पहाड़ पर अकेली कैसे रहती है और उनके परिवार में कौन कौन है। सुगंधा का चेहरा थोड़ा उदास हो गया और उसने अपनी दिल की दास्तान सुनाते हुए कहा, मेरे माता पिता यहां से 3-4 किलोमीटर दूर एक छोटे से मकान में रहते हैं। हमारे पास पहाड़ों पर कोई उपजाऊ खेती की जमीन नहीं है जिससे गुजर बसर हो सके। पिताजी पहले एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे, लेकिन जब उनकी तबीयत खराब रहने लगी और आमदनी बिल्कुल बंद हो गई, तब मैंने ये होम स्टे बनाने का आइडिया सोचा। किसी तरह थोड़े पैसे जुटाकर इसे बनवाया और ऑनलाइन रजिस्टर करवाया। थोड़ी देर रुककर उसने नम आंखों से आगे कहा, कुछ समय पहले मेरे शादी की बात चली थी। एक लड़के ने मुझे पसंद भी कर लिया था, लेकिन जब लड़के वालों ने हमारे घर की गरीबी और मेरे माता पिता की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तब से मेरा दुनिया से और रिश्तों से भरोसा उठ चुका है। बस अब यही जिंदगी है, कमाओ और खाओ। आप अपने बारे में बताइए दीपक जी, आपकी जिंदगी में ऐसा क्या है
दीपक ने ठंडी आह भरते हुए कहा, मेरी कहानी भी तुमसे अलग नहीं है सुगंधा। मैंने भी अपने जीवन में एक लड़की को बेनहा चाहा था, लेकिन उसने ऐन वक्त पर मुझसे बेवफाई कर दी। मेरा दिल ऐसा टूटा कि उसके बाद से मैंने कभी किसी की तरफ पलटकर नहीं देखा। मेरा भी दिल पूरी तरह से वीरान हो चुका था। सुगंधा ने सहानुभूति से उसकी तरफ देखा और बोली, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। दिन भर वे दोनों हसीन वादियों में घूमते रहे, हंसते बोलते रहे और शाम होने से पहले वापस शिमला लौट आए। रास्ते में उन्होंने एक बेहतरीन जगह पर साथ बैठकर खाना खाया। जब वे होम स्टे पहुंचे तो दीपक ने सुगंधा से कहा कि आज रात वो उस खुले स्टोर रूम में नहीं सोएगी, बल्कि कमरे के अंदर बेड पर आराम करेगी और वो खुद बाहर या जमीन पर सो जाएंगे। सुगंधा ने तुरंत विरोध करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, आप मेरे मेहमान हैं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी कि मेरा मेहमान बाहर सोए और मैं अंदर रहूं। दीपक ने जिद पकड़ ली और बोले, मैं इतना पत्थर दिल भी नहीं हूं कि एक लड़की बाहर ठंड में ठिठुरे और मैं मजे से अंदर सोऊं। अगर तुम्हें अंदर आने में झिझक है तो तुम इसी कमरे में अपनी चटाई बिछाकर सो जाओ, मैं बाहर देख लूंगा। दोनों के बीच थोड़ी देर तक बहस चलती रही, लेकिन आखिरकार दोनों ने अपनी अपनी जगह पर रात बिताई। अगला पूरा दिन भी उन्होंने ऐसे ही हंसी खुशी और सैर सपाटे में बिताया। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए एक खास जगह बन चुकी थी। लेकिन विदाई का वो मनहूस वक्त भी आ गया। अगले दिन सुबह दीपक को दिल्ली के लिए वापस निकलना था। जाने से पहले पिछली रात को ही दीपक ने अपने पूरे रहने और खाने का सारा हिसाब किताब चुकता कर दिया था। अगली सुबह जब वो जाने के लिए तैयार हुए तो सुगंधा ने उन्हें अपने हाथों से चाय और नाश्ता कराया। जब दीपक अपनी बुक की हुई गाड़ी में आकर बैठे तो सुगंधा दरवाजे पर खड़ी उन्हें लगातार नम आंखों से देखती रही। दीपक भी गाड़ी की खिड़की से बाहर सिर निकालकर उसे लगातार निहार रहे थे। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी और पहाड़ों के रास्तों से ओझल हो गई। दिल्ली लौटने के बाद दीपक अपनी हार्डवेयर की दुकान पर तो पहुंच गए और अपने पिता के साथ काम में हाथ भी बंटाने लगे, लेकिन उनका शरीर भले ही दिल्ली में था, उनका मन, उनकी आत्मा और उनका दिल पूरी तरह से शिमला की उन हसीन वादियों में और सुगंधा के पास ही छूट गया था। वो जब भी काम करते उन्हें हर जगह बस सुगंधा का ही चेहरा दिखाई देता। 2-3 दिन तक उन्होंने किसी तरह खुद पर काबू रखने की कोशिश की, लेकिन उनका मन एक पल के लिए भी नहीं टिका। उनके पिता ने जब उन्हें बार बार खोया खोया और परेशान देखा तो उन्होंने डांटते हुए पूछा, अरे शिमला से वापस आ गए हो या तुम्हारा दिमाग अभी भी वही पहाड़ों पर ही अटका हुआ है? क्या हो गया है तुम्हें? दीपक समझ गए कि अब वो खुद से और दुनिया से झूठ नहीं बोल सकते। उनका दिल कह रहा था कि उनकी जिंदगी की अधूरी कहानी का असली सिरा वही शिमला का छोटा सा घर है। वो बिना एक पल गवाए वापस दिल्ली से शिमला के लिए चलने वाली बस में सवार हो गए। कुछ ही घंटों बाद वो वापस उसी पहाड़ वाले रास्ते पर थे और उसी होम स्टे के दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने दिल की धड़कनों के बीच दरवाजा खटखटाया। जब अंदर से दरवाजा खुला और सामने खड़े दीपक को सुगंधा ने अपनी आंखों के सामने देखा तो उसे अपनी खुद की आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए शब्दों में पूछा, आप यहां अचानक ऐसे वापस कैसे आ गए? दीपक ने अपनी नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, मैं शिमला से शरीर के साथ तो दिल्ली चला गया था सुगंधा, लेकिन मेरा दिल, मेरी सांसें और मेरा सब कुछ यही इसी घर में तुम्हारे पास ही छूट गया था। सच कहूं तो मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपने दिल से निकाल नहीं पाया। मैं यहां सिर्फ घूमने नहीं आया था, मैं आज तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहने आया हूं। सुगंधा चुपचाप बस उसकी तरफ देखती रही, क्योंकि उसके दिल का हाल भी बिल्कुल ऐसा ही था। दीपक ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने घुटनों पर बैठकर या सीधे शब्दों में अपने दिल की बात रखते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हमसफर बनाना चाहता हूं। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? मैं तुम्हारे साथ शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूं।
अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। ये सुनते ही सुगंधा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वो खुद को रोक नहीं पाई और फफक कर रोते हुए सीधे दीपक के गले से लिपट गई। उसने बिना एक सेकंड की देरी के हामी भर दी। इसके बाद सुगंधा ने दीपक की मुलाकात अपने बूढ़े माता पिता से कराई। जब माता पिता ने दीपक के संस्कारों, उसकी नेकनियति और उसके सच्चे प्यार को देखा तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इस रिश्ते को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद दीपक कुछ दिनों के लिए वापस दिल्ली गए। उन्होंने अपने घर पर अपनी मां को पूरी बात बताई और अपनी मां को साथ लेकर दोबारा शिमला पहुंचे। जनवरी 2026 की उस कड़ाके की ठंड में जब दोनों की पहली मुलाकात हुई थी, उसने सिर्फ एक महीने के भीतर ही ऐसा रंग बदला कि फरवरी 2026 आते आते दोनों ने कानूनन कोर्ट मैरिज कर ली। आज वो शिमला का छोटा सा होम स्टे किसी और को किराए पर चलाने के लिए दे दिया गया है और सुगंधा अपने माता पिता को भी अपने साथ लेकर दिल्ली आ चुकी है। आज दिल्ली के उसी चावड़ी बाजार के पास दीपक और सुगंधा एक बहुत ही शानदार, खुशहाल और प्रेम से भरी जिंदगी जी रहे हैं। उनके जीवन का वो पुराना अकेलापन और दर्द हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और पहाड़ों की बर्फ के बीच शुरू हुई उनकी ये अनोखी प्रेम कहानी आज हर किसी की जुबान पर है। दोस्तों, अगर आपको ये प्यारी और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी वाकई बहुत पसंद आई है तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसी ही शानदार और बेहतरीन कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें और हमारा हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।